और वो बारिश में ही पेड़ की डाली को वापस करने के लिए निकल पड़ती है। उधर जब शेर देखता है कि पेड़ की डाली टूटी हुई है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। जिसने इस पेड़ की डाली को तोड़ा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी राजा उस पेड़ के पास आते हैं। विमला, अरे ओ विमला, लगता है आज तुझे ही काम पर जाना पड़ेगा। मुझसे तो उठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द है शरीर में, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तुम आराम करो, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जंगल जाऊंगी और लकड़ियां बिन कर आऊंगी। उन्हें बेचने पर कुछ पैसे आ जाएंगे तो तुम्हारा भी इलाज हो जाएगा और घर में कुछ खाने का सामान भी आ जाएगा। बस इसी बात का तो डर लगता था कि बुढ़ापे में हमारा ये हाल होगा। अगर हमारी कोई संतान होती तो आज हम दोनों का ध्यान रखती, हमें इस प्रकार सोचना नहीं पड़ता। देखो, संतान के लिए हमने बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो हमारे भाग्य में ही नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम करो, मैं अभी कुछ व्यवस्था करके आती हूँ। विमला एक बूढ़ी स्त्री थी, लेकिन पति की बीमारी के कारण जंगल जाकर लकड़ी लाने को मजबूर थी। वो जंगल में गई जहां उसे कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई दी। उसने सूखी लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उन्हें लेकर बाजार की तरफ चल दी। तभी रास्ते में उसे एक लड़का जिसका नाम गोपाल था आता हुआ दिखाई दिया। अरे माता जी, आपका बोझ तो बहुत भारी लग रहा है। लाइए लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपका बोझ उठा देता हूँ। इस उम्र में आप मेरे सामने काम कर रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं बेटा, अब तो ये सब करना ही पड़ेगा। मेरे पति बीमार हो गए हैं, मेरे कोई बच्चे नहीं है, तो अब मुझे ही हम दोनों के लिए मेहनत करनी होगी। मुझे दुख है माँ जी, आपकी कहानी सचमुच रुला देने वाली है। मैं भी बचपन में अपने माता पिता को खो चुका हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूँ? विमला ये सुनकर भावुक हो गई। गोपाल लकड़ियों का गट्ठर लेकर विमला के साथ उसके घर आ गया। विमला ने खाना बनाया, गोपाल ने बहुत मजे से खाया। ऐसा लग रहा था खाना खाते हुए वो विमला के घर में कुछ ढूंढ रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? तुम बार बार इधर उधर देख रहे हो। तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हें और खाना परोस दूं क्या मैं? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। आपके खाने के लिए खाना तो बचा है ना? ऐसा तो नहीं आपने सब कुछ हमें खिला दिया? आप खुद भी अच्छे से खाना खा लीजिएगा। विमला और हरिया खाना खाने के बाद सो गई। गोपाल भी उनके घर में ही रहा और वो भी सो गया। आधी रात हुई, अचानक गोपाल ने अपनी आंखें खोली। अंधेरा था। गोपाल ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और विमला और हरिया के ऊपर छिड़क दिया। अब ये बुढ़ा बुढ़ी अगले 2 दिनों तक सोते रहेंगे और मैं इनका पूरा घर साफ कर दूंगा। विमला और हरिया पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। गोपाल ने उनके घर में जो भी छोटा बड़ा सामान पड़ा हुआ था, खाने के बर्तन और सारी चीजें एक थैले में भरी और वहां से गायब हो गया। 2 दिनों बाद जब विमला और हरिया की आंखें खुली तो वो कुछ भी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। अरे सुनो जी, बहुत समय बीत गया है, कब तक सोते रहोगे? मेरा तो सिर इतना भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सिर पर ईंट मार दी हो। अजी सुनते हो, उठो तो। हाँ भाग्यवान, मुझे भी चक्कर जैसा आ रहा है, सर बहुत भारी हो गया है। तुम थोड़ा पानी तो ले आओ, शायद पानी पीकर आराम मिले। विमला पानी लेने के लिए जाती है। वो देखती है कि घर में एक भी बर्तन नहीं है। उसका पूरा घर बिल्कुल साफ हो चुका है। वो भागती हुई हरिया के पास आती है। अरे अरे सुनो जी, घर में तो कुछ भी नहीं है। अरे मुझे पता है घर में कुछ नहीं है, हम गरीब हैं तो क्या पानी भी हमारे नसीब में नहीं है?
कितनी बार बताएगी तू कि हम गरीब हैं? अरे पानी तो है, लेकिन घर में जो कुछ भी सामान बर्तन पड़े हुए थे वो सब तो गायब है। अब तो हमारे पास भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं है। लगता है वो लड़का जो उस दिन मेरे साथ आया था वो हमें लूट कर चला गया। विमला और हरिया दोनों समझ चुके थे कि उन्हें ठग लिया गया है। दोनों हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोनों ही बेहद दुखी हो गए। उधर राज दरबार में राजा भी बहुत परेशान था। कुछ भी करो मंत्री, दूसरे देश से वैद्य बुलाओ, बस हमारे बच्चे की जान बचा लो, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं, बस हमारा बच्चा ठीक हो जाए। महाराज महाराज आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि सभी देशों के हकीम और वैद्य आकर राजकुमार को देख चुके हैं। किसी के भी पास राजकुमार की बीमारी का इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सलाह दे सकता हूँ। कहो मंत्री, अब तुम्हें क्या कहना है? मैं तो पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा। कहीं मैं अपने बेटे को खो तो नहीं दूंगा ना मंत्री? मेरे रहते ऐसा नहीं होगा महाराज। मैं आपको तंत्र विद्या के बारे में बताना चाहता हूँ। तंत्र विद्या में बड़ी शक्ति होती है। मैं एक जादूगर को जानता हूँ, अगर आप उसे चलकर मिल लें तो वो जरूर कोई उपाय बता देगा। मंत्री, लेकिन तंत्र विद्या तो नकारात्मक शक्तियां होती है। क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग करके राजकुमार को ठीक करना उचित होगा? महाराज, आप एक पिता हैं, क्या आप अपने बेटे के लिए इतना नहीं करेंगे? जरा सोचिए, अगर इसी नकारात्मक शक्ति के कारण राजकुमार ठीक हो गए तो आपका परिवार हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। राजा मंत्री की बातों में आ जाता है। उधर मंत्री की योजना कुछ अलग होती है। वो राजा के खिलाफ जादूगर के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा होता है। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना जादूगर, कि राजा से क्या क्या कहना है। बस तुम एक बार राजा को उस जादुई शेर के पास भेज दो, उसके बाद राजा का अंत निश्चित है। और फिर उसके बाद मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, और फिर राजा की मृत्यु के बाद शाही खजाने पर हम दोनों का अधिकार होगा। मैं इस जंगल में राज करूंगा और तुम नगर में। हम दोनों मिलकर अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाएंगे कि पूरी दुनिया हमसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होगा। तभी घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देती है। मंत्री फिर से एक दयालु मंत्री के रूप में बदल जाता है और जादूगर भी शांत और गंभीर हो जाता है। दोनों देखते हैं कि राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पास आया है। मैंने तो तुम्हें राजा के बारे में बताया ही है जादूगर। राजा अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान है। अब तुम ही उनकी मदद कर सकते हो। हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम राजकुमार को स्वस्थ कर सके। तुमने राजकुमार की जो स्थिति बताई है, ये सचमुच बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन राजकुमार को ठीक करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। जादूगर, हम अपने इकलौते बेटे को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमें जल्दी से बताओ कि हमें करना क्या है। महाराज, इस जंगल में पूर्व दिशा में एक जादुई पेड़ है जो सोने का बना हुआ है। उस पेड़ की पत्तियों में खास जड़ी बूटी पाई जाती है। उस जड़ी बूटी से राजकुमार अच्छे हो सकते हैं। तो फिर देर कैसी? मंत्री जी, अभी सैनिकों को बुलाओ और उस पेड़ की सारी पत्तियों को तोड़कर जादूगर को दीजिए, ताकि ये जल्दी से औषधि बनाकर हमारे राजकुमार को ठीक कर सकें। नहीं नहीं महाराज, ये काम सैनिक नहीं कर सकते। ये काम स्वयं आपको ही करना होगा। आपको अकेले ही उस पेड़ की तलाश करनी होगी और उसकी पत्ती तोड़नी होगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा भी है। मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अब कोई खतरा मुझे नहीं रोक सकता। महाराज, दरअसल उस पेड़ की रखवाली एक बहुत ही खतरनाक शेर कर रहा है। शेर किसी को भी पेड़ से लाभ नहीं देने वाला और वो उन्हें जिंदा खा जाता है। जादूगर की बातें सुनकर राजा बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं और बड़ी ही हिम्मत के साथ अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में सोने के पेड़ की तलाश में भटकने लगते हैं। उधर विमला और हरिया उदास बैठे होते हैं, क्योंकि अब उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। विमला जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाती है। वो पेड़ पर बैठी
दो चिड़ियों की बातें सुनती है। बहन, तुमने उस सोने के पेड़ के बारे में सुना है जिसकी एक डाली भी किसी को बहुत धनवान कर सकती है? इस जंगल में वो जादुई पेड़ पूर्व दिशा की ओर है। बहन, मैंने भी उस जादुई पेड़ के बारे में बहुत सुना है वो बहुत दूर से ही चमकता है। उसकी एक एक पत्ती सोने की बनी हुई है, उसकी डाल भी सोने की है। क्यों ना हम अपना घोंसला वहीं बनाएं? अरे बहन, जीवित रहना भी है या नहीं? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कितना खतरनाक शेर किसी को पेड़ के आसपास भटकने भी नहीं देता है? हम वहाँ पर अपना घोंसला नहीं बना सकते। विमला दोनों चिड़ियों की बातें सुन लेती है। उनकी बातें सुनकर ये निर्णय लेती है कि वो पूर्व दिशा की ओर जाकर सोने का पेड़ ढूंढकर अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर लेगी। अरे जीवन भर इतने दुख उठाए, एक तो पहले ही गरीबी और दूसरा उस चोर ने हमें ठग लिया, और आज जब मुझे उसे सोने के पेड़ के विषय में पता चला है तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो शेर मुझे खा लेगा। अरे खाता है तो खा ले, अगर मैं बच गई तो कम से कम मैं और मेरे पति आराम की जिंदगी तो जी सकेंगे। कहती हुई विमला जंगल में पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने लगती है। आगे चलते चलते उसे एक सोने का पेड़ दिखाई देता है। पेड़ की पत्ती, डाली सब कुछ सोने की थी। विमला कुछ देर तक पेड़ को निहारती रही। लगता है यही वो सोने का पेड़ है। मेरा बस चलता तो मैं ये पूरा पेड़ उखाड़ कर अपने घर ले जाती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तभी पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। विमला आवाज सुनकर डर जाती है। लगता है पेड़ का रखवाला शेर आने वाला है। मैं जल्दी से पेड़ की एक डाली तोड़ लेती हूँ और यहाँ से भाग जाती हूँ। विमला झट से सोने के पेड़ की एक डाली तोड़ लेती है और उसे लेकर भागने लगती है। डाली के टूटते ही पेड़ से खून बहने लगता है। विमला सोने के पेड़ की डाली लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंच जाती है। देखो, तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा मैं क्या लेकर आई हूँ। इसके बाद हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे राजा का खजाना लेकर आई हो। राजा का खजाना ही समझो। अरे मुझे जंगल में एक सोने का पेड़ मिला था। मैंने झट से उस पेड़ की एक डाली को तोड़ लिया है और इसे लेकर घर आई हूँ। अब देखना हम गरीब नहीं रह जाएंगे। विमला सोने के पेड़ की डाली को हरिया को दिखाती है। हरिया उस डाली को देखकर बहुत खुश नहीं होता है, लेकिन विमला उसकी बातों को अनसुना कर देती है। विमला सोने के पेड़ की डाली को रख देती है। आज समय सही है। मौका देखकर मैं सोने के पेड़ की डाली को व्यापारी के पास ले जाकर बेच देती हूँ। बदले में वो मुझे बहुत सारा धन देगा। देख विमला, जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं है उसका प्रयोग मत कर, नहीं तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैंने कभी सोने के पेड़ के विषय में नहीं सुना है। अगर वो कोई जादुई पेड़ हुआ तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम बहुत सोचते हो। ऐसा करो, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तो अपने मन की ही करूंगी। विमला सोने के पेड़ की डाली को उठाती है, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो डाली एक साधारण लकड़ी के रूप में बदल चुकी थी। अरे ये क्या हो गया? ये तो साधारण लकड़ी बन गया। सोने की डाली लकड़ी में बदल गई रे। मेरे तो भाग्य फूटे हैं। लेकिन चारों तरफ इतना घना अंधेरा क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत आने वाली है। भयंकर बारिश होने वाली है। तू देख रही है, सब कुछ डाली के अंदर हो रहा है। पहले तो ये सोने का था, लेकिन अभी लकड़ी में बदल गया। और तो और भयंकर बारिश और तूफान आने लगा है। मुझे तो लगता है ये जादुई डाली है। तू एक काम कर, इसे जहां से लेकर आई है वहां वापस रख दे।
तभी हमारा कुछ भला हो सकता है। विमला हरिया की बात मान लेती है और वो बारिश में ही पेड़ की डाली को वापस करने के लिए निकल पड़ती है। उधर जब शेर देखता है कि पेड़ की डाली टूटी हुई है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। जिसने इस पेड़ की डाली को तोड़ा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी राजा उस पेड़ के पास आते हैं और पेड़ की डाली को तोड़ने की कोशिश करते हैं। शेर जब ये देखता है तो वो राजा पर हमला कर देता है और उन्हें घायल कर देता है। तो तुम हो वो दुष्ट जिसने मेरे इस पेड़ को नुकसान पहुंचाया। अपने लालच के लिए मैं आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तक जिसने भी मेरे इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो मारा गया है। सिंहराज, मैं यहाँ लालच के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। तुम भले मेरे प्राण ले लेना, लेकिन मेरी बात सुन दो और मेरे राजकुमार को जीवन दान दे दो। मुझे एक जादूगर ने बताया, यदि इस पेड़ की डाली को तोड़कर उसकी औषधि बनाई जाए तो मेरा बीमार बच्चा ठीक हो सकता है। मैं तो बस एक पिता का फर्ज निभाने आया था। मुझे एक बार अपने बेटे को ठीक कर लेने दो, फिर मैं स्वयं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। राजा जब ऐसी बातें करता है तब शेर को राजा की बात पर विश्वास हो जाता है। शेर स्वयं राजा की मदद करता है और पेड़ से एक डाली तोड़कर राजा को देता है। तभी मंत्री और जादूगर वहां पहुंच जाते हैं। हमने तो सोचा था कि ये शेर राजा को समाप्त कर देगा, लेकिन ये तो राजा की मदद कर रहा है। अब तो हमारा सारा षड्यंत्र बर्बाद हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शेर ने राजा को समाप्त नहीं किया तो क्या हुआ? सामने इतना सुंदर सोने का पेड़ है। हम यहाँ से बिना कुछ लिए वापस जा रहे हैं। चलो हम भी कुछ डालियां तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हम यहाँ तक आ गए हैं तो हमें कुछ डालियां तोड़ लेनी चाहिए। कम से कम कुछ दिनों का धन इकट्ठा हो जाएगा और महाराज की जानकारी होने के कारण ये शेर हमें कुछ नहीं कहेगा। मंत्री और जादूगर दोनों राजा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो राजा का हाल चाल पूछने लगते हैं। मंत्री शेर और राजा को अपनी बातों में फंसाने लगता है। उधर जादूगर पेड़ की डाली को तोड़ने लगता है। शेर जादूगर को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो अपनी शक्तियों से मंत्री और जादूगर दोनों को पेड़ के अंदर समाहित कर देता है। अरे ये तुमने क्या किया? ये दोनों तो मेरे विश्वास पात्र थे। सिंहराज, आखिर क्या कारण है कि तुमने इन दोनों के पेड़ में ही समाहित कर दिया इन्हें? मुझे बताइए। महाराज, ये दोनों आपके वफादार बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि इन्होंने तो आपको यहाँ पर भेजा इसीलिए था ताकि आप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। फिर इन दोनों का राज हो और इस कारण मैंने इन्हें दंडित किया। तभी विमला वहां पर टूटी हुई डाली लेकर पहुंचती है और वो शेर से अपने किए की माफी मांगते हुए डाली को वापस कर देती है। सिंहराज, पहले मैं तुम्हारी आवाज सुनकर डर गई थी, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने जो गलती की थी मैं उसे सुधारने के लिए आई हूँ। मैं इस पेड़ की एक डाली तोड़ ले गई थी ताकि मैं अपनी गरीबी को खत्म कर सकूं, लेकिन मुझे पता चल गया है कि जिस चीज पर मेरा अधिकार नहीं, मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकती। इसीलिए मैं तुम्हें ये डाली वापस करती हूँ। आज तुम दोनों के कारण मैं बहुत बड़े श्राप से मुक्त हुआ हूँ। शेर एक देवता के रूप में बदल जाता है। बहुत पहले एक साधु के श्राप के कारण मैं शेर बनकर जंगल में फिर रहा था और मांसाहार कर रहा था। जब मैं साधु से श्राप मुक्त होने का उपाय पूछा, तब उन्होंने मुझे इस पेड़ का रक्षक बना दिया, पर मुझे कहा कि जब कोई इस पेड़ की डाली को लालच में आकर तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका अंत निश्चित होगा। लेकिन यदि कोई मजबूरीवश इस पेड़ की डाली का प्रयोग करना चाहता है तो मुझे उसकी सहायता करनी पड़ेगी। और जिस दिन मैं ऐसे ईमानदार लोगों से मिलूंगा जो इस पेड़ को देखकर भी लालच नहीं करेंगे, उस दिन मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंहराज। विमला, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हूँ।
आज के बाद तुम्हें कभी अनाज की कमी नहीं होगी। राजा सोने के पेड़ की डाली लेकर महल वापस आ जाते हैं और उसकी औषधि तैयार करवाते हैं, जिसके बाद राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। विमला को बहुत सारा धन देकर विदा करते हैं। विमला और हरिया की गरीबी दूर हो जाती है।